नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां एनटीए का नीट री एग्जाम को लेकर बड़ा बयान सामने आया। बताया कि 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने री एग्जाम दिया है। भारत में 5440 सेंटर्स और विदेश में 14 सेंटर्स पर यह री एग्जाम कराया गया। पेपर हिंदी, इंग्लिश समेत 13 भाषाओं में आयोजित किया गया। एनटीए ने बताया कि 10,000 से ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवार भी इस री एग्जाम में शामिल हुए। 81 मेडिकल कंडीशन वाले कैंडिडेट्स के लिए विशेष व्यवस्था की गई। रोड एक्सीडेंट में घायल कीमोथेरेपी ले रहे छात्रों ने भी परीक्षा दी है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी जैमर, पुलिस की 2 स्तरीय फ्रीस्किंग सुविधा, आधार बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी थी। तो देखिए, देश भर में नीट का री एग्जाम आज हुआ। सफलतापूर्वक ये पेपर कंडक्ट करवाया गया। अब एनटीए का बड़ा बयान सामने आया। इसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम सुविधाओं के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर पूरा हुआ। वहीं देश भर में आयोजित री नीट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा से पहले छात्रों में घबराहट और तनाव देखने को मिला, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। परीक्षा के बाद केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, सोनभद्र, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ और वाराणसी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां परीक्षा केंद्रों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भी कड़ी चेकिंग की गई। इसके साथ ही तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए यहां पर मॉनिटरिंग की गई और परीक्षार्थियों ने परीक्षा के बाद राहत की सांस ली। तो दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ, सोनभद्र, मेरठ, गाजियाबाद, देहरादून और वाराणसी से तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एग्जाम पूरा कराया गया। शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम पूरा हो गया। 12 साल 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हर साल योग के जरिए दुनिया को भारत का संदेश। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उठी एक आवाज आज वैश्विक जन आंदोलन बन चुकी है। 21 जून अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को योग का मंत्र दिया और कहा कि योग को सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन का नियमित हिस्सा बनाना होगा। योग का ज्ञान, भारत की पहचान। हर घर योग, हर दिन निरोग। योग का मान, बढ़ा भारत का सम्मान। एक दशक पहले जिस योग को भारत की प्राचीन परंपरा माना जाता था, आज वही पूरी दुनिया की साझा विरासत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी और देखते ही देखते योग सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से आगे बढ़कर वैश्विक आंदोलन बन गया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। इस साल का योग दिवस कई मायनों में खास है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक योग अभियान के भी 12 साल और करोड़ों लोगों की भागीदारी के साथ योग का बढ़ता वैश्विक प्रभाव। योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल
एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। यही वजह है कि आज योग भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत प्रतीक बन चुका है। कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि योग केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का विज्ञान है। उनका संदेश था कि बदलती जीवन शैली, तनाव और स्वास्थ्य चुनौतियों के दौर में योग ही वह साधन है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। आज दुनिया के हजारों शहरों में योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत से निकली ये परंपरा अब वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का रूप ले चुकी है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी ऋषियों मुनियों की साधना माना जाने वाला योग अब करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत बन चुका है और इसके केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने योग को कूटनीति, संस्कृति और जन भागीदारी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। और वहीं देश भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों, शहरों और जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देशवासियों को संबोधित किया, योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। वहीं देश भर में मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया, लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, स्वस्थ और निरोगी जीवन का संकल्प लिया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खुद योगाभ्यास किया और लोगों को ये संदेश दिया है कि नियमित रूप से योग जरूर करें। पहली तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लोगों के साथ मिलकर योगा अभ्यास किया और उनसे अपील की है कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दूसरी तस्वीर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। साथ ही उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने योगा अभ्यास किया। और अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की है, जहां उन्होंने खुद भी योग किया और लोगों से भी अपील की है कि योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 30 मिनट से 1 घंटा जरूर अपने जीवन में योगाभ्यास को दें। और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने सभी के साथ मिलकर योग का अभ्यास किया। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक सभी ने योग अभ्यास करके ये संदेश दिया है कि योगा को अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के महत्व पर जोर दे चुके हैं। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि किस तरह से योग हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में भूमाफिया और बालू माफिया का दबदबा था और माफिया राज हावी था, लेकिन उनकी सरकार ने माफिया राज को समाप्त किया, कानून का राज स्थापित किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, प्रदेश में व्यवस्था को मजबूत किया। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, माताएं और बहनें सिर में मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी, पानी ढोने में ही। ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया, वह जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग शक की निगाहों से देखते थे। बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर भी जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है, तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं।
महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी, हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। जन भवन में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने खास पुस्तक भी भेंट की। भारतीय ज्ञान परंपरा योग पुस्तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश की। जन भवन में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने खास पुस्तक भेंट की। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक खास पुस्तक भेंट की है। जन भवन में ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सीएम योगी ने ये खास तोहफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा योग किताब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेंट। और वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसआईटी ने सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, 6 दिनों की जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई तेज है, क्योंकि बताया यह जा रहा था कि सोमवार को यानी कल एसआईटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ही ये सौंप दी गई है रिपोर्ट। अब देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई बड़े चेहरों पर कल गाज गिरे। जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे के मामले में चोरी के आरोप सामने आए, उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, कितना भी कोई रसूखदार हो, कार्रवाई तो तय है। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि 500 सालों तक आपने इंतजार किया है, तो 15 दिन का और इंतजार कीजिए। जो भी दोषी होगा इस मामले में कार्रवाई होगी। और अब 15 दिनों का इंतजार है, लेकिन कार्रवाई में तेजी देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि वैसे तो रिपोर्ट कल सौंपी जानी थी, यानी सोमवार को ये रिपोर्ट सीएम तक पहुंचनी थी, लेकिन कार्रवाई में तेजी है और इसी वजह से आज ही रिपोर्ट सौंप दी गई। एसआईटी ने करीब 70 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी ने चंपत राय, अनिल और गोपाल राव से पूछताछ की। मंदिर ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर गाज गिर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तमाम बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है चंपत राय और अनिल मिश्र को हटा दिया जाए, गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटाया जा सकता है। और देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो। सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद केस भी दर्ज हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से तमाम बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिंदुवार तरीके से हमने आपको बताया, चंदा चोरी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, पहले तो ये कहा जा रहा था कि सोमवार को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से आज ही रिपोर्ट सौंप दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखिए, कहा जा सकता है कि 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज आए हैं और उसके बाद जो है एसआईटी की टीम उनसे मिली है और फिर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी जो है मुलाकात किए हैं। लेकिन ये मुलाकात जो है औपचारिक बताई जा रही है कि शिष्टाचार भेंट था, लेकिन इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो शायद सौंप दी है, लेकिन अभी तक जो है शासन की ओर से कोई
भी हरी झंडी नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी मीडिया को भी नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो जो है एसआईटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। और ये भी कहा जा सकता है कि संपत राय से इस दौरान जो है कई राउंड जो है एसआईटी ने जो है पूछताछ भी की है। और साथ ही ये कह सकते हैं कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनसे भी जो है कई बार पूछताछ हुई है। तो ये माना जा रहा है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के नामों की भी चर्चा की गई है। और इसके अलावा ये कह सकते हैं लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव के भी नामों का जिक्र हुआ है, क्योंकि 40 लोगों का जो बयान हुआ है उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि काफी अहम जो लोग हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके भी नाम की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई भी ऐसी जानकारी ना एसआईटी की ओर से ना ही शासन की ओर से मीडिया को कोई जानकारी दी जा रही है। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें ये माना जा रहा है कि ये लोग दोषी भी पाए जा सकते हैं। अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके बाद जो है शासन स्तर पर क्या हरी झंडी मिलती है, उसके आधार पर जो है एसआईटी अपने आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये कह सकते हैं कि अगर हरी झंडी मिलती है तो एसआईटी जो है मुकदमा भी दर्ज करा सकती है और मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार है हरी झंडी मिलने का। हरी झंडी मिलने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई होगी। जी, जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है जल्दी, यानी 15 दिन का जो समय सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया था, हो सकता है उससे पहले ही तस्वीर साफ हो जाए। प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई है एसआईटी ने, तो उसके आधार पर जो है ये जांच जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर ही जो है ये प्रारंभिक रिपोर्ट बनाई गई है। और इसी को ये कहा जा सकता है कि इसमें कुछ और लोगों के नामों का भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी 1 सप्ताह ही हुए हैं इस पूरे प्रकरण की जांच करते हुए एसआईटी, क्योंकि मामला काफी बड़ा है। और ये कहा जा सकता है कि जब से मंदिर बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है, उसके बाद से ही जो है कितने पैसे क्या गबन हुआ है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो 8 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी कि 7 से 8 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, हो सकता है कि गबन जो है काफी बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो दान दिया गया है, सोने चांदी या हीरे के जो दान दिए गए हैं जेवरात के, उसकी भी जो है अब एसआईटी जांच कर रही है। क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर आदमी दान करता तो उसके स्लिप दिया जाता था, लेकिन वहां पे पर्चा नहीं दिया गया। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि जो जहां पर भी ये चढ़ावा चढ़ते थे उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके जो फुटेज है वो भी जो है डिलीट है, तो उसको भी रिकवर करने के लिए एसआईटी प्रयासरत है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो है ये मामला अभी और तूल भी पकड़ सकता है। और इसके अलावा जो है एसआईटी अपनी जो जांच है वो अभी विस्तृत भी कर सकती है। जी बिल्कुल संजीव, तो अभी इंतजार करना होगा, यानी जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। संजीव, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वाराणसी में विकास परियोजनाओं के लिए चल रही बुलडोजर कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। गोलघर से संधा 4 लेन परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण के दौरान एक बुलडोजर ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जो पास ही स्थित नवाबी जायका रेस्टोरेंट पर जा गिरा। अब इसका असर ये रहा कि जिस रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग होनी थी, उद्घाटन से पहले ही वो क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्टोरेंट मालिक राजू अली का आरोप है कि कार्रवाई पड़ोसी भवन पर हो रही थी, फिर उनके प्रतिष्ठान को नुकसान कैसे पहुंचा। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा अनजाने में हुआ और हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो वाराणसी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन की कार्रवाई की वजह से भारी नुकसान हुआ है। एक रेस्टोरेंट जिसकी ग्रैंड ओपनिंग होनी थी, लेकिन इस कार्रवाई के जद में आ गया ये, और बुलडोजर एक्शन का शिकार हुआ है रेस्टोरेंट। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि ये अनजाने में गलती हुई है, लेकिन इसकी भरपाई जरूर की जाएगी। ग्रैंड ओपनिंग से पहले रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने आश्वासन दिया है कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। बता दें कि अभी इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग होनी थी, लेकिन ओपनिंग से पहले ही प्रशासन की कार्रवाई की जद में आ गया ये रेस्टोरेंट। लेकिन विभाग की ओर से यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि ये कार्रवाई अनजाने में हुई है, ये अनजाने में हादसा हुआ है और इस पर भुगतान किया जाएगा। आश्वासन दिया गया है मदद का। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।